11वें आवर न्यूज़ चैनल से मैं नायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं बिहार जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता विधान पार्षद श्री नीरज कुमार जी के पास। जैसा कि विदित है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक दी गई है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल जो कि विगत 15 वर्षों से सत्ता में है, तो उसके नए लक्ष्य क्या हैं? सबसे पहले वो विकास की बात करके, सुशासन की बात करके आई थी। फिर न्याय के साथ विकास, विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने विभिन्न चुनावों में अपनी रूपरेखा निर्धारित करके जनता के बीच में जा कर के अपने विश्वास को पाया और सत्ता में बनी है। अब जनता की अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और वह कितना खरा उतरी है और इस बार फिर से विजय पताका लहराने में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इस मसले को लेकर के हम आज नीरज जी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो मैं जनता को अपने माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा सर कि सत्तारूढ़ दल से लोगों की अपेक्षाएं स्वाभाविक है कि सत्ता में रहने के कारण बहुत सारी होती हैं। तो जब अपेक्षा पूरी हो जाती है तो वाहवाही मिले ना मिले, लेकिन जो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है उसकी शिकायतें सरेआम होती हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिससे कि विरोधी आप पर निशाना साध रहे हैं और जनता में भी एक आक्रोश का वातावरण बनाने का प्रयास है या बनता जा रहा है। तो इसमें पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए कौन कौन सी कवायद कर रही है और इस बार का एजेंडा क्या होगा, प्रमुख रूप से उनका क्या दृष्टिकोण होगा, अपने लिए ये बताने की कृपया। बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में तरक्की दिखती है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, कहीं किसी को इसमें भेदभाव भी नज़र नहीं आता है। कोई न सामाजिक भेदभाव न धार्मिक भेदभाव, तरक्की दिखती है। अब तरक्की होनी चाहिए और बेहतर, ये स्वाभाविक आकांक्षा है। ये तो अच्छी बात है ना कि जब विकास के एजेंडा को जनता ने स्वीकार किया और जनादेश दिया तो उसकी आकांक्षा बढ़े, तो ये बढ़ेगी तो जिम्मेवारी भी हमारी बढ़ेगी। तो ये जिम्मेवारी जब बढ़ती है तो जनता का ही जनादेश है ना कि आप बेहतर काम करिए, तो स्वाभाविक है किससे उम्मीद करेगा सर। जी, सही बात आपने कहा कि विकास की बात है, लेकिन विकास के लिए आधारभूत संरचना को लेकर के सरकार आपकी आई थी और सड़क, बिजली, शिक्षा, मूलभूत जितनी भी संरचनाएं हैं उसको 5 साल सरकार जंगल राज का हवाला देते हुए विकास का काम की और इसका पारितोषिक उसको ये मिला कि फिर से सत्ता में लौटी, फिर से उसको और आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब सड़क बिजली के नाम पर निवेश का नहीं होना और सड़क बिजली के नाम पर बार बार जनता के बीच में ये कहना कि हमने विकास किया, तो क्या विकास यहीं तक सीमित होकर रह जाएगा कि रोजगार जैसी औद्योगिक क्षेत्रों में या फिर रोजगार के अन्य अवसर की भी बात करेगी, युवाओं की बात करेगी और अन्य प्रकार के उद्योगपतियों के निवेश से यहाँ के आर्थिक समृद्धि की भी बात करेगी? पहले तो मैं आपको सुधार कर देता हूँ कि 2005 का जनादेश हमारा घोषणा पत्र पर था, 2010 का, 2015 का 7 निश्चय पर। अब दृष्टि दोष से तो हम मदद नहीं कर सकते किसी को। इस बिहार के अंदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, 7 निश्चय में हमने यह कहा था एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मैं बता रहा हूँ। आज सरकारी क्षेत्र में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 39, और 39 इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन पढ़ रहे हैं? बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं। औसतन इंजीनियरिंग पढ़ने में अगर आंध्र प्रदेश जाता, कर्नाटका जाता तो 3 से 3.5 लाख रुपया खर्च होता। वो पैसा कहाँ रहा? और बिहार में पॉलिटेक्निक की संख्या कितनी थी? इस बिहार में जब हमको विरासत में मिला था, आज 69 पॉलिटेक्निक है, 69। और यह जानकर के आपको आज सुखद महसूस होगा कि हमारे यहाँ जो ट्यूशन का फ़ी है 10 रुपया प्रति माह है। आप कल्पना करिए कि 50,000, 60,000, 70,000 लेकर के नागपुर लोग पॉलिटेक्निक करने जाते थे, उसका आज नामांकन शुल्क है 5 रुपया, ट्यूशन शुल्क है 10 रुपया और परीक्षा फीस है 1,000 रुपया पर सेमेस्टर। और यह जानकर भी आज आपको सुखद होगा कि भाई जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़ा करते हैं। एक आंकड़ा ही आई ओपनर है इस बिहार के अंदर में कि आज बिहार में एससी छात्र छात्राओं की संख्या केवल पॉलिटेक्निक में बता रहा हूँ 6,693, शेड्यूल ट्राइब का 665 और जनरल छात्र छात्राओं की संख्या 6,916 है आज की तिथि में। ये अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 14,274 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं सरकारी और निजी संस्थाओं में, इतना पैसा तो बाहर जाता है।
तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है इस बात की। सर, एक छोटा सा सवाल इससे लगे। मैं रोजगार पर आ रहा हूँ। जी। नहीं, जैसे इस डिग्री को पाने के बाद क्या सरकार उन लोगों को रोजगार भी दे रही है? मैं बता रहा हूँ, यही तो जानना जरूरी है। बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है, और हमने कब कहा था, 2015 में न कहा था कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे। तब बिहार में कोयला खदान था, कैसे बिजली पहुंच गया? जिनके पास कोयला खदान झारखंड में, वो घर घर नहीं बिजली पहुंचा पाए। आज तो हम हर खेत तक बिजली पहुंचा रहे हैं। और हमने उसी में कहा था कि बेटी को रिजर्वेशन देंगे, सारे धर्म और जाति के बेटी को। क्या ये परिवर्तन नहीं है कि बिहार की बेटी को हमने साइकिल दिया था, आज बिहार की बेटी AK-47 और इंसास लेकर के सुरक्षा दे रही है? ये परिवर्तन हुआ है। और जो लोग सवाल रोजगार पर खड़ा करते हैं, जरा उनसे हम अपना ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं। 15 वर्ष राज करने का मौका हुआ ना, मिला ना। हम लोग तो किसी का जमीन उमीन नहीं लिखवाए नौकरी के नाम पर। हमारे यहाँ कोई आयोग का चेयरमैन तो जेल में नहीं गया, चाहे वो BPSC हो या तकनीकी सेवा आयोग हो या कर्मचारी चयन आयोग हो। बिहार की जनता को एहसास है ना कि नौकरियां बिकती थी, इस बिहार में नीलामी होती थी। और उस बिहार में आपने कितनी नियुक्तियां की? पूरा जब आपको मौका मिला तो 1990 से 2005 तक 33,499 टीचर बहाल किए, और हमने बहाल किया 3,40,000। तुलना कर लीजिए, BPSC में इन्होंने बहाली किया था कितना? ये आंकड़े इस बात के गवाह। उनका आरोप है कि उन्होंने कंपटीशन लेकर के योग्य शिक्षकों की बहाली की, जबने आपने डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ। बिल्कुल इस प्रकार से यही तो हम शिक्षा की बदतर स्थिति का आरोप लगा रहे हैं। तो जानना चाहते हैं, यही तो। अरे जो खुद शिक्षित नहीं होगा और दूसरे से क्या, उसको पढ़ा है असर का रिपोर्ट, असर की रिपोर्ट पढ़ा है, उसको जानकारी है। मानव संसाधन विकास विभाग के बिहार की रिपोर्ट, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 81.3% बिहार में सरकारी विद्यालय का प्रबंधन है, और केरला मोस्ट लिटरेट स्टेट है, वहाँ 61.4% का मैनेजमेंट है प्राइवेट स्कूल का। जानकारी तो है नहीं। लेकिन शिक्षा क्वालिटेटिव एजुकेशन एक चैलेंज है, और ये बिहार के लिए केवल नहीं है। कौन सा गुनाह किया था आपके राज्य में? जिन लड़कों ने BA पास किया था, कौन उसका गुनाहगार होगा कि आपने सारे ट्रेनिंग स्कूल को 1995 में बंद कर दिया? जो शिक्षक बनने का कारखाना था उसी को लॉक कर दिया आपने। तो राज्य सरकार के पास क्या स्थिति थी? देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। क्यों नहीं विद्यालय बनाए थे आपने? ना आधारभूत संरचना था, विद्यालय बंद थे, पढ़ाई की तो चर्चा ही नहीं होती थी। अगर आप हमारे शिक्षा के गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप बता दीजिए ना, 113 या 23 चरवाहा विद्यालय था, उसी का फलाफल बता दीजिए, उसका रिजल्ट बता दीजिए। और हम तो बता रहे हैं आपको, इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट निकाल करके देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने कैसे काम किया। अब तो यह कोई नहीं कहेगा कि परीक्षा में चोरी हुई है। उसके बाद 1 to 20 में, यह जानिए, ये बिहार की दशा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अंक पर 5, 7, 10 बच्चे भी आ जाते हैं। 1 to 20 में 22 दलित समुदाय के बच्चे हैं। आप समझिए, जो 2 जून की रोटी के लिए जूझता था, वह मैट्रिकुलेशन में 1 to 20 में 22 बच्चे आए हैं। मैंने एक अंक पर मान लीजिए 20 है तो उसमें 5 बच्चे भी हो सकते हैं, 6 बच्चे भी हैं। ये परिवर्तन है, बेटियों की स्थिति परिवर्तन है, और सब तबके की सेवा की है। बिना जमीन मॉर्गेज के हुए बिहार है जहाँ 4 लाख रुपया पैसा पढ़ने के लिए दिया जाता है। 15 मेडिकल कॉलेज आज हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि भाई आप वैकल्पिक बताइए ना। क्या सरकारी विद्यालय में बच्चों को नहीं जाना चाहिए? क्या वो शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनको ट्रेनिंग भी हम लोगों ने दिलवाया। वेतन के लिए वो लोग बहुत आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं। वो शिक्षक संगठन में कुछ लोग हो सकते हैं। लोगों को एहसास है, 1500 से यात्रा शुरू हुई थी, 1500 शिक्षा मित्र का था, आज कितना पर पहुँचे हैं? 5200 से ले करके 20,200 का वेतनमान हुआ है, और 60 वर्ष की नौकरी है। और राज्य सरकार जो भी EPF की सुविधा है, जहाँ देश के दूसरे राज्यों से देख लीजिए, ग्रेच्युटी है, महिलाओं को 180 दिन का मातृत्व अवकाश है,
पुरुषों का 15 दिन का मातृत्व अवकाश है, महंगाई भत्ता, प्रवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, वर्तमान में जो वेतन है वो सब लोग देखता है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा निवेश हमारा हो रहा है शिक्षा में, क्योंकि मेरा जनसंख्या का घनत्व है बड़ा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर अगर बहस करते हैं तो दूसरा नकारात्मक चीज़ों को तो दिमाग में डाल दीजिएगा, सकारात्मक बातें तो दिमाग में नहीं जाता है कि भाई समाज का वो दलित समुदाय का बच्चा आज कैसे पहुंचा स्कूल। और यह भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमने शिक्षकों की बहाली की है 73%, और मैं चुनौती देता हूं आंकड़े को, हिम्मत है चुनौती दे, 73% जो सीमांत किसान हैं, जो समाज के अंदर में विभिन्न तबके के लोग हैं, उन लोगों की बहाली हुई जिनका आय बहुत निम्न स्तर का था, वैसे लोग बहाल हुए। तो पूरे समग्रता में चीज़ों को नहीं देखना, एक घटना के आधार पर उसको अपनी मानसिकता बना देना, तो ये सवाल मौजूद है और बिहार विकास के रास्ते पर है। हमने ये कभी दावा एक छोटी सी बात सर कि जितनी भी बातों का आपने उदाहरण दिया, जैसे बिजली, शिक्षा, शिक्षकों की स्थिति और भी विभिन्न प्रकार के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और उसमें पढ़ने वाले दलित महादलित के छात्र, तो इन सभी के लिए क्या 15 वर्ष का शासनकाल, जिस प्रकार आप जंगल राज का हवाला देकर के बात करते हैं, तो क्या आपको भी जो वक्त सर जनता ने दिया, क्या 15 साल वो कम है? इतना काम करने के लिए वो कम था और काम और होने चाहिए थे, जनता की अपेक्षा और पूरी होनी चाहिए थी? क्या जनता का आक्रोश वास्तव में सही है, नहीं है? क्या इस पर आप क्या कहना हैं? जंगल राज हम लोग नहीं कहे हैं, वो पटना हाई कोर्ट का है। सजा याफ्ता लालू जी के राज के बारे में हम नहीं बोले, हम तो आतंक राज बोलते थे कि भाई जहाँ लोगों को जीना लोगों को मंजूर नहीं था। और हमने यात्रा कहाँ शुरू की? आप 3 चीज़ याद रखिएगा। तेजस्वी यादव को हो सकता है कि मालूम नहीं हो तो जानकारी दे दीजिएगा। 10 मार्च 1990 सजा याफ्ता कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद का भाषण सत्ता प्राप्त करने के बाद 3 वायदा बिहार की जनता से उन्होंने किया था। शिक्षा और सबको रोजगार, ये ऑल इंडिया रेडियो पर बोले हैं, सब मेरे पास साक्ष्य उनका। दूसरा उन्होंने कहा पलायन रोकना। तीसरा उन्होंने कहा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे और विकासोन्मुखी कार्य करेंगे। ये 3 वादे लालू जी के थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 बातें कही थी: सुशासन, सुशासन, सुशासन। संस्थाओं का ये गुनाह किसने किया? बिहार जैसा लैंडलॉक स्टेट, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व, आधारभूत संरचना, भाई ब्लॉक था, ब्लॉक में बिल्डिंग नहीं, थाना का बिल्डिंग नहीं, तो संस्थाओं के सृजन में तो समय लगता है। तो 7 निश्चय में जो हमने वायदे किए कि हम ANM इंस्टीट्यूट बनाएंगे, GNM इंस्टीट्यूट बनाएंगे, पॉलिटेक्निक बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे, ये आप तमाम मापदंडों पर हमको देख लीजिए। अपना लोग घोषणा पत्र निकाल लें, हम अपना घोषणा पत्र लेकर के बैठते हैं और बताए कि वो क्या काम किए, हम क्या काम किए। दूसरा, जब 45, आप कल्पना करिए कि 45 वर्ष जिनको राज करने का मौका मिला और 15 वर्ष जिनको राज करने का मौका मिला, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज खोला था? क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था? क्यों नहीं पॉलिटेक्निक खोला था? फिर निर्माण में एक BPSC से आप बहाली करने जाइएगा, कितना समय लगता है सर। जब उनकी अगर मान्यता ऐसी रही सर, तो फिर ऐसा कौन सी ऐसी स्थिति आ गई जिसको भाजपा को छोड़कर के फिर महागठबंधन में आपने जाने का निर्णय लिया था? इसलिए कारण उसका स्पष्ट था। तेजस्वी यादव को भी इस बात का मालूम है और उस समय का देख लीजिए मेरा कार्यक्रम, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। तो हम देश का पहला राज्य बिहार है जहां मंत्री परिषद के माननीय सदस्य को अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन में आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपना एफिडेविट देना पड़ता है। तो आपने अपनी संपत्ति छिपा ली, 18 दिन का मौका दिए थे कि भाई आप पर आरोप लगा है, आप अपनी बात बताइए। तो जब हमने अपनी बुनियादी नीति को ही कहा कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, क्राइम पर 0 टॉलरेंस, तीसरा हमने कहा कम्युनलिज्म पर 0 टॉलरेंस, और इससे बड़ा गवाह नहीं होगा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का। आप कल्पना करिए कि जिस पार्टी के बल पर हमारी सरकार चल रही थी, राष्ट्रीय जनता दल का, नवादा के विधायक पर घिनौना आरोप लगा, हमने यह नहीं देखा कि सरकार चली जाएगी, हमने कहा कि आरोप लगा है तुमको जेल जाना होगा।
वो तो बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, हम उसके बल पर मुख्यमंत्री बने हुए थे, हमने समझौता किया, हमने शहाबुद्दीन के सवाल पर समझौता किया, तो क्राइम पर हमने जीरो टॉलरेंस दिखाया। तो भ्रष्टाचार पर जब आप पर आरोप लग रहे हैं कि भाई 26 वर्ष में 26 संपत्ति आपने जमा कर लिया, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना भाई। अगर आप नहीं बताइएगा, और दूसरा ये जनादेश बोलते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने से तो रिश्ता रहा नहीं है। चक्रवर्ती का अंगनी तो कभी पढ़े नहीं, ये लोग तो पढ़ के कहाँ पढ़ा है उसका डिग्री आज तक मालूम नहीं। हमको कितना वोट आया था 2015 में? 64 लाख। और 2019 में कितना आया हमको? 89 लाख। तो जनता का मैंडेट क्या था? जनता के मैंडेट के अनुसार हमने काम किया, उसमें कोई बाधा हमने बर्दाश्त नहीं किया। अगर यह गुनाह है तो बिहार की जनता तो अदालत है, हमको 89 लाख वोट कर दी। उनका आरोप है कि तानाशाही अफसरशाही की वजह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का झूठा आरोप उन पर लगाया जाता रहा, अभी और व्यापक हो चुका है, अपराध भी बढ़ता जा रहा है, सुशासन फेल्युअर है, तथाकथित सुशासन है। तो इस पर आप क्या कहें? कौन से? हम तो फुलबरिया के आंकड़ा से चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव को। फुलबरिया और सेलार कला, जहां आपके माँ पिता ने नाबालिग होने के बावजूद नौकरी के नाम पर जमीन लिया है, वहीं का आंकड़ा निकाल के देख लीजिए ना। कौन? अरे हमारे कार्यकाल में तो सड़क बना, गली बना, उनका गांव का घर घर बिजली पहुंचा दिए, तो जमीन का दाम बढ़ गया। जब जमीन का दाम बढ़ा तो लोग का नजर गया कि किसका जमीन है, तब पता चला कि लालू जी का एक और बेटा था तरुण यादव, उसके नाम से जमीन निकल के आ गया। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि नाबालिग है, तो नाबालिग के नाम पर आपने जमीन कैसे ले लिया? मैं आंकड़ों के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। या जरा बतावे हूँ कि पंचायत उनका है फुलबरिया ना, पंचायत फुलबरिया में कितने लोगों को नौकरी के नाम पर जमीन लिया था आपने। और हमारी सरकार ने पंचायत स्तरीय बहाली में सामान्य वर्ग के 4, पिछड़ा वर्ग के 6, अति पिछड़ा वर्ग के 5, महादलित वर्ग के 3, अल्पसंख्यक समुदाय के 2 शिक्षकों की बहाली की। किसी का जमीन हम लोग लिखवाए हैं? आइए तो बताइए, इनके पास तो दर्जनों प्रमाण है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको लालू यादव ने संपत्ति के मामले में दागा नहीं। इससे बड़ा कोई राजनीति में निकृष्टता हो सकती है क्या, कि अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को नहीं बख्शा? ये कहते थे कि हम रहते हैं चपरासी क्वार्टर में। कौन थे इनके मंगरू यादव? इनके बड़े भाई थे ना, उनके भतीजा से भी उनके बेटा से भी जमीन लिखवा लिया ना। कल्पना करिए कि राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 धूर, ये संस्कार रहा है। तो बिहार की जनता को तो तय करना है कि भाई किसके साथ आप रहना चाहते हैं। 1-2 गवाह नहीं है, बहुत सारे मामले हैं। आप देखिएगा तो आपको कौन बनाया, उनको रोका था काम करने में? कितना बिजली मिलता था? अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर के ऐसे अंदरूनी खबर ये भी मिल रही है कि आपकी पार्टी और केंद्र में नेतृत्व निभाने वाली भाजपा से कुछ गतिरोध जारी है। कोई गतिरोध नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। 2015 में 7 निश्चय पर सरकार बनी, गठबंधन भ्रष्टाचार के सवाल पर टूटा, न नेतृत्व बदला न 7 निश्चय बदला। तो सीटों पर तो हम बहुत कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव के समय भी, जनता दल यू की तो भूमिका समाप्त हो गई, ये हो गया। तो देख लिया आपने, सीटों का देख लीजिए, सीटों का तालमेल भी हुआ, वोट का प्रतिशत भी कैसे बढ़ा, और कैसे बिहार की जनता ने 39 सीट। कोई गतिरोध नहीं है, दरार नहीं करार है, और जनता का करार है। जैसे लोजपा मांग रही है कि मुझे 150 सीट चाहिए, भाजपा का कहना है कि जहां जदयू और लोजपा ये सबके विजयी उम्मीदवार नहीं है वहां उनकी भागीदारी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें छन कर आ रही है कि सीट की शेयरिंग इतनी आसान नहीं होगी इस बार। बहुत आसान है, एकदम चिंता मुक्त रहने के लिए। जिनको भी ईर्ष्या द्वेष है इस एनडीए गठबंधन से, उसके लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन जनता का मनोदशा साफ है। सीट शेयरिंग पर भी कोई विवाद नहीं होने वाला है, मुकम्मल उम्मीदवारी भी होगी और मुकम्मल प्रचार भी होगा और मुकम्मल जनादेश भी मिलेगा। सर, एक छोटी सी बात अंदरूनी जदयू संगठन को लेकर के है कि ऐसे विगत राजनीतिक गलियारों में, हलकों में चर्चा है कि इधर कुछ दिनों से पार्टी के कद्दावर सांसद रहे और नेता रहे, सांगठनिक प्रभुत्व वाले रहे, आरसीपी बाबू का प्रभाव इधर कुछ दिनों से कमता जा रहा है और कुछ खास चेहरे उनके प्रभाव में हैं। तो ऐसा क्या, मतलब उनके समर्थकों के बीच इसकी काफ़ी मायूसी देखी जा रही है? हम लोग उनके समर्थक हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रहे हैं, ये किसी को गौरव नहीं हुआ है।
हमारी ये पार्टी को ये सब गौरव होता है कि जिनको हमारी पार्टी से न कुछ बेचैनी होती है। मैं देख रहा हूँ जब 2005 से बहुत लोग को हमारी सरकार के मुखिया से, हमारी पार्टी के संगठन से बेचैनी रहती है और दिमाग में तरह तरह का फितूर डालते रहते हैं। भाई वो कोविड से पीड़ित हो गए थे। आज भी देखा ना कि राज्यसभा के संसदीय दल के नेता ने किसके बारे में बोला है, आज के मीडिया में ही छपा हुआ है कि राज्य सरकार ने कैसे काम किया। इस संबंध में ये सब चंडूखाना का गप है और राजनीति चंडूखाना का चीज़ नहीं है, राजनीति नीतियों का चीज़ है। ये सब बेमतलब का, कहीं कोई मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। पार्टी जनता दल यूनाइटेड है एकदम। सर, ये आप कहते हैं कि जाति की बात नहीं करती, जमात की बात करती है, लेकिन आपकी पार्टी पर भी तो एक विशेष जाति के पृष्ठपोषण की बात आती है और सभी वर्गों को आप साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब वोट की बात आती है तो जातिगत ध्रुवीकरण होता है, धर्म का ध्रुवीकरण होता है। आप भी इससे वंचित नहीं है, तो ये आरोप केवल विपक्ष पर लगाना कहाँ तक उचित है? ये कि पेट में दर्द जब हो ना तो सर दर्द की दवा खाने से ठीक नहीं होता है। तो 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी। जाति एक सामाजिक सच्चाई है। हम अगर मंत्री परिषद सदस्य हो गए, हम विधायक हो गए, तो हमारी जाति के लोगों को तो गौरव होगा। जो लोग माननीय नीतीश कुमार जी पर यह आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी सामाजिक समूह होगा? तो नवंबर में बनते हैं मुख्यमंत्री, अब फरवरी में पंचायती राज में आरक्षण। क्या है ये जातिवादी सोच है कि समावेशी सोच है? मैं पूछना चाहता हूँ, उन्हीं लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जातिवादी सोच है कि समावेशी सोच है? खुद मुख्यमंत्री बन गए, 4 महीने के बाद पंचायती राज और नगर निकाय में आरक्षण लागू कर दिया। क्या उसका नुकसान उस सामाजिक समूह के लोगों को हुआ कि नहीं? लेकिन बिहार में कानून का राज और पंचायती राज के आरक्षण ने गांव के खेत खलियान में, इसलिए ये आरोप ऐसे लोग लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, किस तबके को छोड़ा है हमने? कोई ऐसा तबका है जो यह वोट हमको दे या नहीं दे, वो तात्कालिक कारणों से होता है, लेकिन कोई भी सामाजिक समूह यह नहीं कर सकता है कि हमने उनके लिए योजनाएं नहीं बनाई, उसके प्रति को मन में बैर भाव रखा। हम विपक्ष पर कहाँ आरोप लगाते हैं? लेकिन विपक्ष तो खुद, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि अभी रामजीवन रघुवंश बाबू का उदाहरण देख लीजिए, सॉरी रघुवंश बाबू का उदाहरण देख लीजिए ना। यही की उदाहरण काफ़ी है कि रघुवंश बाबू, दिवंगत रघुवंश बाबू का 5 शब्द, खैर अब नहीं क्षमा करें, 5 शब्द उनके जीवन के व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप कल्पना करिए कि उस उम्र का व्यक्ति जब कोविड-19 की चुनौती से जूझ रहे तो हॉस्पिटल में उन पर राजनीतिक हमले कराए जा रहे थे। कैसा कुसंस्कार है? क्या आप बताना चाहते थे? और जब वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र को राष्ट्रीय जनता दल, ये जातीय मानसिकता नहीं है तो क्या है? कैसे आपने कह दिया कि वो पत्र फर्जी है? अगर वो पत्र फर्जी है तो लालू यादव का जवाब भी फर्जी है। आप माइंड सेट समझिए इन लोगों का। ये समाज के अंदर में जो जहर बोने का, चूंकि इसी के बल पर राजनीति किया, अब वो दुकान चल नहीं रहा है। तमाम जातिवादी संगठनों की दुकान का ताला बंद हो गया है बिहार में, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि बिहार जो सद्भाव के रास्ते उसको बिगाड़ने का कोई प्रयास नहीं करे। अरे रघुवंश बाबू एक उदाहरण है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्या व्यवहार किया उनके साथ? लेकिन सर, जिस कानून और सुशासन की बात आप करते हैं तो वही विपक्ष ये कहता है कि सर मुजफ्फरपुर कांड और सृजन घोटाले में कानून का सर राज कहाँ चला गया? बिल्कुल, आइए ना, हमको कहिए ना, बैठ के बात करें ना हमसे। सृजन के मामले में क्या है? घोटाला है कि वित्तीय अनियमितता है? अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा, और किस समय शुरुआत हुई? जिस समय राज्य के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, तब पिता को फंसाने से तो सामाजिक न्याय समझ, माँ को भी जेल भिजवाना चाह रहा है क्या? ही अपनी माँ को भी जेल भिजवाना चाह रहा है। 2003 से वित्तीय अनियमितता का ये मामला था। तेजस्वी यादव आप मांग किए थे, आप मांग किए थे कि आपके पिता लालू जी मांग किए थे, कांग्रेस पार्टी मांग किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं उसका गवाह हूँ। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो ही जानकारी मिली गांधी सभागार में, वहीं से टीम गई, विपक्ष ने नहीं मांगा था, और मामले की जांच करके अनुशंसा भी किया। और मुजफ्फरपुर का मामला भी प्रवचन करता है, जिसका निजी सहायक, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कठोर मेरी वाणी हो जाती है, विपक्ष का नेता जिस पर 420 का आरोप है, उसका निजी सहायक पर मालूम है
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है वह, निजी सहायक उसका तेजस्वी यादव का। और मैंने वो कागजात प्रेस बिहार की जनता के सामने रखा था कि भाई ये कौन सा चरित्र है जिसका विधायक सजा याफ्ता बलात्कार के आरोपी हो, उसके परिवार को राजनीति में सम्मान देने वाले लोग आज महिला अपराध पर हमको बोलते हैं। मुजफ्फरपुर के मामले में बताना चाहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल और साइंस को किसने सोशल ऑडिट के लिए कहा था? तेजस्वी यादव, आपके पिता लालू यादव। माननीय मुख्यमंत्री की सरकार ने सोशल ऑडिट कराया। सोशल ऑडिट के बाद जो जानकारी मिली, एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद, आप भी मीडिया में हैं, देश की पहली सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की थी, जो सरकार हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि भाई पूरे मामले की निगरानी आप करिए। जन भावना को देखते हुए सीबीआई जांच की अनुशंसा हमने किया, तो किया हमने, मांगा किसी ने नहीं। तो हमारे मन के अंदर दुराग्रह का भाव था और उसके बाद हमने ये तय कर लिया कि इस ढंग के जो संस्थाएं हैं, तो हम वहीं चैन से नहीं बैठ गए। हमने इसके रूट काउज पर हम लोग गए और हम लोगों ने तय कर लिया कि अब ऐसा जो भी संस्थाएं चलेंगी, उन संस्थाओं के लिए आधारभूत संरचना सरकार उपलब्ध कराएगी, कर्मी हमारे रहेंगे, इससे सरकारी कर्मी में रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन पर जिम्मेवारी रहेगी कि कोई अनियमितता नहीं हो। दुखद कांड था मुजफ्फरपुर का, लेकिन न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की। और मुजफ्फरपुर के मामले में तेजस्वी यादव, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बनते? अगर आप हमारी आलोचना कर रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है मुजफ्फरपुर के मामले में, तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन होगा जो अपनी बेटी और बहन का हम के न्याय के लिए भी इंटरवेनर नहीं बने कोर्ट में? बेल लेने के लिए है कोर्ट में, वहाँ साष्टांग दंडवत रहिएगा और वहाँ जाकर के अपने पिता के बेल के लिए प्रयास करिएगा। रांची से लेकर पटियाला कोर्ट तक के पदयात्रा में, न्यायिक पदयात्रा में लगे रहिएगा और बिहार के लोगों को न्याय मिले, बिहार की बेटी को न्याय मिले, इसके लिए आपके पास समय नहीं है। इसलिए ये राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है ना, वो उस दौर से नहीं निकल पाया जो लालू जी पर आरोप लगता था, गुंडा, लंपट, भ्रष्टाचारी, ऐसे लोगों का राजनीतिक पनाहगार था। आई तो उसके कुल शिरोमणि बनने के लिए बेताब है। आखिरी दो प्रश्न सर, संक्षिप्त रूप में मैं जानना चाहूँगा कि ठीक है ये सारी बातें आपका कहना सही है, लेकिन सच्चाई है कि सर एकल सबसे बड़ी पार्टी अभी भी राजद है। तो आने वाले विधानसभा में एक बहुत बड़ी चुनौती महागठबंधन के द्वारा भी प्राप्त होगी। इतनी सरल बात नहीं है। आपको विश्वास है विकास पर, अपने एजेंडा पर, अपनी बातों पर, अपनी कार्यशैली पर, चलिए नीतीश जी के चेहरे पर भरोसा है, लेकिन महागठबंधन इतनी आसान चीज़ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, सत्ता की वापसी क्या? 2010 में कितना विधायक था? 22। उस समय कौन नेता थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब वो राजनीतिक रूप से अयोग्य हो गए क्योंकि तेजस्वी का जन्म हो गया राजनीति में। 80 विधायक हुए थे तेजस्वी यादव, ये नहीं एहसास है बिहार के लोगों को। और ये 80 विधायक थे तब पर भी ना, अब तो खैर छटनी हो रहा है वहाँ से, वहाँ तो भगदड़ मचा हुआ है। लोग तो डरे हुए हैं कि किसका ज़मीन लिखवा लेगा, क्या कर देगा, सब परेशान हैं वहाँ। तो देखते होंगे कि बहुत लोग हम लोग के साथ भी आए और लोकसभा चुनाव में भी तो थे। और जितना गुंडा बिहार का था उस सब के प्रचार सुपर स्टार तो ही प्रचारक थे, तो जनता का जनादेश क्या मिला? इसलिए बिहार की जानिए, हम थे ना तो हाड़ में हल्दी लगा राघोपुर में, अब महुआ में, इस बार देखिएगा। इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से लड़ेंगे। मन के अंदर में संशय है, भय है। इसलिए बिहार की जनता की मनोदशा हमारी समझ से साफ है और लोगों को अपेक्षा भी है, तो हमसे अपेक्षा है। अपेक्षा वैसे लोगों से नहीं की जा सकती है जिसने समाज में जहर जो है। और तेजस्वी यादव इस देश की राजनीति में पहला बेटा है जो अपने माँ बाप के गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से तेजस्वी यादव से अनुरोध करेंगे कि गुनाहनामा का पत्र हम जारी करते हैं। आप प्रतिदिन सुबह में तय करिए कौन कौन गुनाह के लिए माफ़ी मांगिएगा। अगर इस समय दीजिएगा तेजस्वी यादव हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता के लिए, तो हमको लगता है कि 15 साल तो आपको लग जाएगा अपने माँ बाप के गुनाह से माफ़ीनामा के लिए। प्रत्येक दिन एक गुनाह की सूची देते जाएंगे आपको, और उसके आधार पर आप अपना टिप्पणी भी करते जाइए।
और आखिरी प्रश्न की सर, आपने जैसे स्वीकार किया कि जातिगत ध्रुवीकरण या जाति की बात आएगी मतदान के प्रति के मौके पर, तो सर यहाँ पर जिस जाति से आप आते हैं, तो इसी जाति से आने वाले अनंत सिंह को दरकिनार किया जदयू ने, और इसको लेकर के उनके बिरादरी में भी एक आक्रोश है। भले ही आपके चेहरे को भी मंत्रालय में जगह दी गई, फिर आप कहते हैं कि हमारे वर्ग को भी तो एक गौरव मिला होगा, लेकिन सच्चाई क्या है कि अनंत सिंह को दरकिनार करने के बाद क्या उसी बिरादरी के लोगों को आक्रोश नहीं होगा और इसका खामियाजा पार्टी को नहीं भुगतना पड़ेगा? हाँ, हम जाति तो संयोग होता है, लेकिन हमको लगता है कि कुणाल साहब भी उसी जाति के हैं, अभयानंद जी भी उसी जाति के हैं, इसके अलावा आनंद शंकर जी भी उसी जाति के हैं। तो उन लोग एकदम नाकाबिल लोग थे। उन्हें क्या है ये लोग जो अपने गांव के लोगों के साथ गुनाह किया हुआ आइकॉन हो गया। ये चंद लोग आइकॉन बनाते हैं। मैंने स्वामी सहजानंद सरस्वती, सर गणेश दत्त, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की परंपरा के बाद अभयानंद जी बिहार के पुलिस महानिदेशक IITN पैदा करते हैं। एक पटना का महावीर मंदिर, छोटा महावीर मंदिर से लेकर के आज 5500 करोड़ का हॉस्पिटल से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल तक के निर्माण का संरचना करने वाले कुणाल साहब नेपथ्य में चले गए। आनंद शंकर जी जो हमारे मोकामा के हैं, आनंद शंकर जी बिहार के पुलिस महानिदेशक और ईमानदार छवि के आदमी आज अवकाश ग्रहण करने के बाद कंबल पर बैठ कर करके वृंदावन में आध्यात्मिक आराधना कर रहे हैं। क्या वो आइकॉन नहीं है? और जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा हो कि इज थ्रेट फॉर द सोसाइटी, वही आइकॉन है, वही आइकॉन है। अरे मोकामा चले जाइए, बाढ़ चले जाइए, बिहार चले जाइए, बिहार के लोगों को इस बात का एहसास है कि समाज में के अंदर में जाति एक संयोग है, लेकिन जातिवादी होना वो खतरनाक होता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है। क्यों नहीं किया था? कांग्रेस पार्टी और दूसरे लोगों को जब बिहार में मौका मिला तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का पोस्टर लगाते थे, खाली सम्मेलन। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के लिए क्या किया लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि रामाश्रय बाबू, दिवंगत रामाश्रय बाबू, इनका पूरा बिहार सम्मान करता था, उनके बारे में क्या नज़रिया है? उनको किसे कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, टिकट तक काट दिया था। और बिहार में सर गणेश दत्त, जिनका स्कॉलरशिप बंद हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जो अपने निजी कमाई से, जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति PMCH से लेकर दरभंगा हाउस तक दान कर दिया था, एक थोड़ा सा टुकड़ा भी उनके नाम पर बिहार में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय समारोह घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके स्कॉलरशिप की योजना 1968 से बंद था। सर गणेश दत्त मेधा सम्मान पुरस्कार उन्होंने प्रारंभ करवाया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जन्मस्थली गाय बांधा रहता था वहाँ और गोबर रखा रहता था। ये कांग्रेस के लोग जो राज किए सब लोग, इन्हीं का ध्यान नहीं गया। आज जाइए नवादा जिला के नरहट प्रखंड का खनमा गांव जाइएगा, देखिएगा तो लगेगा कि क्या श्री बाबू की जन्मस्थली का कैसे पुनरुद्धार। वहाँ भी इस मामले पर बहुत ज़बरदस्त विवाद है कि उनका ननिहाल है, वहाँ जन्म माहौर में हुआ है, लेकिन गजट में यहाँ बिहार सरकार ने जन्म स्थान को बदल करके खनमा कर दिया है। नहीं। और सारे विकास की दिशा वहाँ चली गई। नहीं, जो बोलते हैं उन पर मानहानि का मुकदमा करें। मैंने विधान परिषद में वीर राजकीय संकल्प दिया है और उस संकल्प में मैंने साक्ष्य दिया था, जन्म ननिहाल में भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है। तो माहौर में तो बना हुआ है, हालांकि मूर्ति में ताला लगा रहता है, वहाँ यही अंतर है, वहाँ मूर्ति में ताला वाला लगा रहता है, लेकिन वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये विवाद जो लोग पैदा करते हैं उनको विकास के प्रति विवाद करना चाहिए। अगर विकास हो रहा है, और भाई श्री बाबू का तो मूर्ति बहुत जगह लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्री बाबू उसके नहीं हैं? किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में उनको कैद खाने में डाल दीजिएगा। अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का ननिहाल खनमा में है तो उस गांव के लोगों को गौरव है कि नहीं इस बात का? तो अपने माँ और पिता होते हैं, दोनों के प्रति तो समान भाव हमारा रहता है। तो श्री बाबू के दौर में, अब तो हम लोग अपने दौर में ननिहाल हर गर्मी के छुट्टी में जाते थे, अब बताइए श्री बाबू के दौर में तो और लोग जाते होंगे, तो उनका तो हक बनता ही है उस पर। धन्यवाद सर। ये थे विधान पार्षद और मंत्री नीरज कुमार, जनता दल यूनाइटेड से। और
हर पार्टियों की अपनी एक एजेंडा को लेकर जनता में जाने की योजना है। विकास 15 वर्षों में किए गए सार्वजनिक हित के लिए जो किए गए कार्य हैं उन्हें लेकर के जदयू सत्ता में उतरेगी, लेकिन विपक्ष के अपने एजेंडे हैं और जनता का अपना मन। ऐसे स्थिति में निर्णय जनता को करना है। बात विकास की, भ्रष्टाचार की, लेकिन अंत में घूम फिर करके बात मतदान की जब आएगी तो जाति की बात होगी, जमात की बात फिर से होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो जनता अपने मनोनुकूल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।